Good morning, students. In previous video, we have started the topic the Delhi Sultanate. In that video, we have learned about the rulers Qutbuddin Aibak, Iltutmish, Balban, and the one and only female Muslim ruler Rajia Sultan. Now, moving forward towards the topic, and we have to know about the next dynasty which ruled over Delhi Sultanate, where Khalji dynasty and Tughlaq dynasty. आफ्टर स्लेव डायनेस्टी खलजी डायनेस्टी केम इनटू पावर। ऐसा है कि स्लेव डायनेस्टी के बाद में गुलाम वंश के बाद में खलजी वंश दिल्ली की गद्दी पर आया। द खलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320। खलजी डायनेस्टी का कार्यकाल 1290 से 1320 के बीच में था। द खलजी सुल्तान्स रूल्ड फॉर 3 decades आफ्टर ओवरथ्रोइंग द लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ऐसा है कि स्लेव डायनेस्टी के आखिरी शासकों को गद्दी से हटाने के बाद में लगभग 3 दशकों तक खलजी वंश ने दिल्ली की गद्दी पर राज किया। Now we have to move forward and know about the founder of Khalji dynasty, and it was Firoz Khalji, 1290 to 1296. Jalaluddin Khalji was first ruler of this dynasty. Jalaluddin Khalji खलजी वंश का प्रथम शासक था. He adopted a soft policy towards Mongols and married off one of his daughter to Mongol leaders Ulu Khan. ऐसा है कि जलालुद्दीन फिरोज खलजी मंगोलों के प्रति उसने नरम रुख की नीति को अपनाया था और उसने अपनी एक बेटी का विवाह मंगोल लीडर उलू खां से किया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अली गुरसप। ऐसा है कि उसके बाद उसकी गद्दी पर उसका भतीजा अली गुरसप गद्दी पर बैठा। हु टुक द टाइटल अलाउद्दीन, और उसने उपाधि ली अलाउद्दीन की, और जिसे हम लोग इतिहास में अलाउद्दीन खलजी के नाम से जानते हैं। Okay, now we have to know about Alauddin Khalji. He had done a lot of things for Delhi Sultanate, so we have to know about Alauddin Khalji. He ruled over Delhi from 1296 to 1316. ऐसा कि अलाउद्दीन खलजी ने 1296 से 1316 तक उसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। He was a brilliant general and just an able administrator. ऐसा है कि वो बहुत योग्य जनरल था और साथ में एक बहुत योग्य प्रशासक भी था। वो सेना का नेतृत्व भी बहुत अच्छी से तरीके से कर सकता था और शासन को भी बहुत अच्छी तरीके से चला रहा था। सो वी हैव टू नो अबाउट द एक्सपेंशन। उसने अपना राज्य विस्तार कैसे किया, वी हैव टू नो अबाउट इन दिस पार्ट। हिज कंक्वेस्ट इंक्लूडेड annexation of Gujarat in 1299, मालवा इन 1305, रणथंबोर इन 1301। ऐसा है कि उसने विजय अभियान की शुरुआत की और उसने गुजरात को 1299 में, मालवा को 1305 में और रणथंबोर को 1301 में जीता। एंड फोर्ट्स ऑफ चित्तौर एंड जालौर इन 1303, और उसने चित्तौर और जालौर के किले को 1303 में जीता। देन ही सेंट हिज ह्यूज आर्मी टुवर्ड्स द डिक्कन अंडर हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक काफूर। ऐसा है कि अपने विजय अभियान को शुरू करने के बाद में उसने डेक्कन में अपने विश्वास पात्र जनरल मलिक काफूर को भेजा। ही डिफीटेड यादवाज, काकात्याज, होयसलाज, पांड्याज, और वो जो दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे, यादवाज, काकात्याज, होयसलाज और पांड्याज, इन लोगों को वो हराया। अलाउद्दीन वाज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू क्रॉस द विंध्या माउंटेन। बहुत महत्वपूर्ण, अलाउद्दीन खलजी दिल्ली के इतिहास का पहला शासक था जिसने दिल्ली की का पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके अपनी सेना की जो पावर को शो किया। He allowed the defeated rulers to continue as ruler, but they had to pay tribute to him and acknowledge his supremacy. उसकी नीति बहुत अच्छी थी। वो अपने हारे हुए राजाओं को भी वो राज करने की अनुमति देता था, लेकिन उसे टैक्स के रूप में उसे टैक्स देना पड़ता था अपने राजाओं को, और अधीनता दिल्ली सरकार की यानी अपने सुल्तान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। ओके, नाउ वी हैव टू नो अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म डन बाय अलाउद्दीन खलजी। ऐसा कि अलाउद्दीन खलजी ने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए जिसके चलते हम लोग इतिहास में आज भी उनका नाम लेते हैं। अलाउद्दीन खलजी ऑर्डर्ड द मेजरमेंट ऑफ ऑल लैंड अंडर कल्टीवेशन। ऐसा है कि अलाउद्दीन खलजी ने अपने शासन काल में जितने भी जमीन थी, उपज लायक जितनी जमीन थी, सबका उसने मेजरमेंट करवाया, सबका माप करवाया। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू इट्स फर्टिलिटी एंड लैंड टैक्स वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। ऐसा है ना कि वो अपने जो उपज वाली जमीन जिसका वो मेजरमेंट करवाया था, उसको उपज के आधार पे अलग अलग भागों में बांट दिया और उसमें उपज के आधार पे टैक्स फिक्स कर दिया। कहने का मतलब है कि यदि अधिक उपज हो रही है तो अधिक टैक्स देना है, कम उपज दे रही है तो कम टैक्स देना है। ही रेज द टैक्स ऑन वेल्दी पीपल ऑफ द दोआब,
और उसने क्या किया, दोआब रीजन के जो धनी लोग थे उन लोगों के ऊपर में टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। दोआब दोआब उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर दो नदियों की जमीन आपस में मिलती है। He kept a strict check on nobles and did not allow them to collect additional tax from the peasants. ऐसा है कि वो अपने दरबारियों पर, अपने नोबल्स पर वो जबरदस्त नियंत्रण रखता था और वो इस बात का ध्यान रखता था कि वो किसानों से टैक्स के अलावा कुछ एडिशनल टैक्स, वो कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वो कलेक्शन ना ले ले। He also regulated the price of commodities and no one was allowed to sell goods above the fixed price. और ऐसा है उसने बाजार नियंत्रण की नीति को भी अपनाया था और वो बाजार में उपलब्ध सभी सामानों की बिक्री पर वो नजर रखता था और वह इस बात पर ध्यान रखता था कि जो जो बाजार में मूल्य निर्धारित है उसमें से अधिक से कोई उसमें से नहीं बेचे। कहने का मतलब है मॉडर्न टाइम में जैसे एमआरपी फिक्स होता है उस तरह से वो एमआरपी फिक्स करवा दिया था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिससे कि वो जो दाम उसमें जो चिन्हित है उससे अधिक वो में कोई व्यक्ति उसे बेचे नहीं। वेट एंड मेजर्स वेयर स्टैंडर्डाइज्ड एंड चीटिंग वाज सीवियरली पनिश्ड। ऐसा है कि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण काम और किया था। वो तो क्या था कि जो माप तौल के जितने भी सामान थे सबका वो स्टैंडर्डाइज करवाया था। मतलब उसने माप तौल के सामान को जो जिससे मेजरमेंट किया जाता है अभी के जैसे जैसे मॉडर्न टाइम में होता है उस तरह से वो स्टैंडर्डाइज करवाया था। और उसके शासन काल में चीटिंग की अनुमति नहीं थी। अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़े जाते थे तो उसे जबरदस्त पनिशमेंट मिलता था। Now we have to know about the next part. Surplus grains were stored in granaries to meet crises like flood and famines. ऐसा है कि उसने फ्लड और फेमिन्स के लिए कुछ के टाइम में के लिए वो कुछ जो सरप्लस ग्रेन है उसे वो ग्रेनरीज में अपने गोदाम में इकट्ठा करके रखता था, जिससे कि वो जब अनाज की कमी हो उस टाइम जनता को अनाज की कमी महसूस ना हो, इसके लिए वो गोदाम में सरप्लस ग्रेन को इकट्ठा करके रखता था। ओके, now we have to know about the military reforms done by अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के क्षेत्र में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए थे जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी केप्ट ए परमानेंट वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो थी बहुत ही मजबूत सेना थी। वो हमेशा अपने पास मतलब साजो सामान के साथ में हमेशा उसके पास स्टैंडिंग आर्मी होती थी। ही पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। वो अपने सैनिकों को कैश पेमेंट देता था। कहने का मतलब है कि वो कोई मतलब ना जमींदारी वगैरह का व्यवस्था नहीं था। वो कैश पेमेंट के रूप में अपने सैनिकों को देता था, कैश पेमेंट करता था। ही गिव देम ब्रांडेड हॉर्सेस टू प्रिवेंट द सब्स्टिट्यूशन विद इंफीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस। ऐसा है कि वो अपने घोड़ों पर एक तरह की प्रथा वो शुरू किया था जिसके अंतर्गत घोड़ों पर वो कुछ विशेष निशान लगा दिए जाते थे, जिससे कि जो सैनिक जिसके पास वो घोड़े मिलते थे वो इंफीरियर क्वालिटी के घोड़े से एक्सचेंज नहीं कर सके, रिप्लेस नहीं कर सके। कहने के मतलब यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है कि अगर किसी सैनिक को घोड़ा मिला है तो वो बढ़िया क्वालिटी का घोड़ा को दूसरे से वो रिप्लेस कर लेता था और घटिया वाला घोड़ा को अपने पास ले लेता था, बढ़िया वाला घोड़े को बेच देता था। इस पर नियंत्रण रखने के लिए उसने दाग प्रथा की व्यवस्था की थी एंड ही ब्रांडेड हॉर्सेस टू प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशन विथ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस। He detailed description of each soldiers was kept with the सुल्तान। ऐसा है कि अभी के जैसे जैसे सैनिकों का वो आईडी कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड बनता है, उस तरह से उसने अपने सैनिकों का हुलिया प्रथा वो जारी किया था, जिसके अंतर्गत जो सैनिकों के पहचान चिन्ह सुल्तान के पास जमा रहते थे। दो फॉर शॉर्ट पीरियड अलाउद्दीन खिलजी रूल ओवर एन एम्पायर एज लार्ज एज द अशोका द ग्रेट। ऐसा है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत लंबे समय तक तो शासन तो नहीं किया, बट उसने अपने शासन को अपने जो साम्राज्य को महान अशोक के साम्राज्य के बराबर में वो इकट्ठा कर दिया था। In this part, we have learned about the expansion done by Alauddin Khilji, economic reform, military reform done by Alauddin Khilji. Now moving forward, and we have to know about the next part of the chapter, and which is the Tughlaq dynasty. After Khalji dynasty, Tughlaq dynasty came into power in Delhi Sultanate. ऐसा है कि खलजी डायनेस्टी के बाद में दिल्ली की गद्दी पर तुगलक वंश आया। सो वी हैव टू नो अबाउट तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414। अब हम लोग को तुगलक डायनेस्टी के बारे में जानना है। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खलजी, द खलजी डायनेस्टी कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा है कि अलाउद्दीन खलजी की मृत्यु के बाद में खलजी वंश अधिक समय तक वो सर्वाइव नहीं कर सका। Ghiyasuddin Tughlaq organized a revolt and ascended the throne by killing the last ruler of Khalji dynasty, Khusro Malik, in 1320.
ऐसा है कि 1320 में जो खलजी डायनेस्टी के आखिरी शासक जो खुसरो मलिक थे, उसकी हत्या करने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, और लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। सो वी हैव टू नो अबाउट द नेक्स्ट डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर दिल्ली वाज तुगलक डायनेस्टी एंड गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक which ruled over Delhi Sultanate from 1320 to 1325। ऐसा है कि गयासुद्दीन तुगलक बहुत अधिक दिनों तक दिल्ली की गद्दी पर शासन तो नहीं किया, बट वो दिल्ली में नए वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। ही केप्ट अ रिबेलियन इन कंट्रोल एंड स्ट्रेंथेंड द सल्तनत। ऐसा है कि वो अपने शासनकाल में होने वाले विद्रोह को बहुत अच्छी तरीके से दबाया और सल्तनत को मजबूत बनाया। रिपेल्ड अ मंगोल इन्वेशन, और ऐसा है कि उसने मंगोल आक्रमण को असफल किया है। एक्चुअली मंगोल्स वेयर द इनहेबिटेंट ऑफ मंगोलिया एंड दे वेयर द सक्सेसर ऑफ चंगेज खान विच वेयर द ट्राइब्स ऑफ मिडिल एशिया। ऐसा है कि मंगोल जो थे वो चंगेज खां के वंशज थे, और उन्होंने दिल्ली में बार बार आक्रमण किया और यहाँ आते थे, आक्रमण करके दिल्ली को लूट करके चले जाते थे। ही वॉज सक्सीडेड बाय एल्डेस्ट सन जौना खान और मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा है कि उसके बाद उसकी गद्दी पर जौना खां, उसका बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा, जो जिसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ली। तो ऐसा है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका पुराना पहला नाम जौना था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा।